It's not as if the public has lost complete confidence in the judiciary, वरना इतने सारे लोग कोर्ट कचहरी क्यों करते हैं? सवाल थोड़ा डिफरेंट है, which is जब हिंदू समुदाय की बात आती है तो उन मुद्दों पे जुडिशरी का रवैया क्या होता है? That's the larger question. Now that question is not just a question of reform of the system. It is a question of reform of legal education. It's a question of greater awareness of civilizational history. तो इसका सीधा जो संबंध है शिक्षा के साथ है. That's the first level of response. But the second level is, अगर गवर्नमेंट कोई नीति तय करती है, उसमें हस्तक्षेप करने का जो अधिकार है जुडिशरी के पास कितना होना चाहिए? That's a different question altogether. On that, my first point is, judiciary does and should have the right to interfere to some extent. Okay? However, if every decision of the government is going to be met with a red flag, and if the will of the people can be overturned by unelected people on the grounds of what is defined as constitutional morality, जिसकी जो परिभाषा है वो बदलती रहती है और जिसके मापदंड जो है वो बदलते रहते हैं, तब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पब्लिक ने या रिपब्लिक ने इतना सारा जो अधिकार और इतना सारा पावर जो है जुडिशरी को देनी चाहिए when we created the constitution. Now that is where I think is the issue of how the system is created and how the system appoints its own successors. Perhaps there are very few examples where in a democracy, especially a constitutional democracy with a parliamentary system in place, जहां पे कोई ऐसा एक इंस्टीट्यूशन है जो अपने सक्सेसर्स को अपॉइंट किए जाता है और जिसके पास गवर्नमेंट के डिसीजंस पे हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है. ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो सत्ता में नहीं आ पाया वो इस इंस्टीट्यूशन को कैप्चर करके पूरी तरह से उसके द्वारा रोक लगा सकता है. इसका तो पर्पस नहीं था जुडिशरी का. सो विच इज व्हाई आई थिंक एनजेएसी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था, उसको और थोड़े चेंजेस के साथ फिर से पेश करना चाहिए गवर्नमेंट को लेजिस्लेचर के सामने. एंड ऑब्वियसली एनजेएसी में ओरिजिनल पोजीशन ये भी था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट का से होगा उसमें, both the opposition as well as the government will have some say. तो बैलेंस थोड़ा बहुत उसमें हो जाता है. उसके साथ अब चीफ जस्टिस का भी से होना चाहिए because he is the head of the judiciary in that sense. Then you have perhaps the president, right? I am saying that in principle, the judiciary must not say that there can be no legislative oversight or legislative stakeholdership in appointment of judges. That's one. Second, ये भी थोड़ा कंसिडर करना जरूरी हो जाता है कि जब जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम में करप्शन को लोग मानते हैं कि है, उसको कैसे एड्रेस किया जाए. अगर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का जो जरिया है, जो प्रोसेस है, वो अपने आप में इतना कठिन हो तो किसके पास इंसेंटिव होगा, राइट? भारत के पूरे इतिहास में, इंडिपेंडेंट इतिहास में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जहां पे आप कह सकते हैं हाँ ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि इतने सारे जजेस इम्पीच हुए. करप्शन के केसेस तो हैं या फिर उसकी बात होती है, लेकिन जब उनको पदवी से निकालने की बात आती है वो बहुत कम होता है, राइट? That clearly shows that the system is not foolproof. So I would want to look at a revisitation of the existing mechanisms, where how do you address corruption or lack of integrity in this sensitive institution? That's 2. 3 is perhaps a slightly more addressable issue. किसी भी प्रैक्टिसिंग सक्सेसफुल वकील के पास इंसेंटिव नहीं है जुडिशरी में जाने का. Why will I give up a great practice to go to the other side, where you make less than what a second year or a third year law firm associate makes? 14 साल की प्रैक्टिस के बाद जो किसी भी वकील का, रीजनेबल वकील का जो अर्निंग होता है, उसको आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जजेस के सैलरी का लिमिट जो होता है वो प्रेसिडेंट के सैलरी का लिमिट होता है, उससे ऊपर नहीं हो सकता है.
तो इसको थोड़ा रिकंसिडर करना पड़ेगा और इसको पीरियडिकली रिविजिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब मार्केट, इन्फ्लेशन, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है उसके हिसाब से इसको भी बढ़ना पड़ेगा और ये एक बहुत ही सेंसिटिव सेक्टर है। एंड जब आपके ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है कि हर मेजर मुद्दे को न्यूज़पेपर रिपोर्ट करेगी, हेडलाइंस बनते जाते हैं उसमें, राइट, कोई भी आके कोई भी टिप्पणी मार देगा, राइट, when all of these disincentives are there, what is the incentive to become a judge? Nothing, right? Unless you're just saying that job security. वकील को क्या job security चाहिए? If he is good at what he does, he will continue. And this is one of those professions जहां पे उम्र के साथ आपकी वैल्यू जो है बढ़ती ही जाती है। ऐसा नहीं है कि एक्टिंग की तरह एज के बाद आपका जो शेल्फ लाइफ है कम हो जाता है। नो, with age, the older you are and the more experience you have, the greater is your ability to command the commercials in the market. इसके साथ आप कैसे compete करेंगे? ऐसे कितने बच्चे हैं जो लॉ स्कूल जाते हैं जो जजेस बनने के लिए जा रहे हैं, right? Unless you address some of these basic issues, you won't be able to address the larger issue. ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपने सैलरी को इंप्रूव कर दिया तो उसके साथ ऑटोमेटिकली करप्शन कम हो जाएगा, लेकिन बेसिक रियलिटीज को आपको मीट करना पड़ेगा। The rest of the market is functioning on economics, but you expect lawyers and judges to not function on economics. How is that possible? आपका आर्ग्यूमेंट ये थोड़ी हो सकता है राइट टू जस्टिस, ये आर्ग्यूमेंट आप डॉक्टर्स को दे दीजिए फिर, बिकॉज हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन litigation. Ask them to work free of charge. Is that possible? Roads are more important. Ask civil engineers to work free of charge. When the entire economic system is functioning on free market economics, how can you expect one particular profession and one particular institution to survive on kartavya and duty? Not possible.